स्टूडेंट्स, अभी हम प्रिंस फाउंडेशन 6th क्लास के जो फिजिक्स का पोर्शन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ए डैश पोर्टेबल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। मतलब ऐसी कौन सी अप्लायंस है या ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास जिसको हम पोर्टेबल इधर उधर लेके जा सकते हैं और वो चालू करने पे लाइट जिससे बन जाएगी। कौन सी चीज़ होगी? वो टॉर्च होगी। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? विच टू टर्मिनल्स आर देयर इन ए स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्राई सेल। कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है ड्राई सेल की, ड्राई सेल मतलब जो बैटरी वगैरह होती है, जो हम सेल जिसको बोलते हैं जनरली, जो टॉर्च वगैरह में डलता है या रिमोट में जो सेल जलता है, उसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें ये, ठीक है, या प्लस माइनस भी बोल देते हैं, पर वैसे पॉजिटिव नेगेटिव बोले जाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो या सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा क्लियर रहेगा। प्लस माइनस नहीं बोलते हैं, प्लस माइनस नहीं होगा। टर्मिनल्स जो होते हैं, टर्मिनल्स मतलब जिसको एंड होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वायर ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड एज। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो वायर लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो जलता है, जिसको हम, जिससे लाइट जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बेल। पहली विद्युत घंटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका डिस्कवरी किसने की थी? अब इसमें कुछ बच्चों को दिमाग लगा रहा होगा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का जो डिस्कवरी एक्चुअली की थी। ये लुई गैल्वानी जो है, लुई गैल्वानी ने पहली इलेक्ट्रिक बेल की डिस्कवरी की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस। एक किसी अगर वायर है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उस टाइम, जितना उसके पास कोई चीज़, मतलब एज ए वो वायर है तो उसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास क्या होगा? उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा उस टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन। इनमें से फाइंड आउट द ओड वन। फाइंड आउट द ओड वन। ओड वन में कौन सा है? इनमें से ऑड कौन सा है जो इस कैटेगरी का ना हो? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर। देखो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक टोस्टर ये हीटिंग इफेक्ट का है। हीटिंग इफेक्ट मतलब ये हीट जैसा वर्क होता है इसमें। इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। रूम हीटर है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फैन जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता। तो वो इन तीनों की, चारों की कैटेगरी में ये एक अलग है इनसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल जो होता है उसके अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? वोल्टिक सेल में लिक्विड यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर रहती है। अगला है, इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज। जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं जैसे हीटर हो गया या आपका आयरन हो गया, इनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, हीटिंग जो वायर लगा होता है, जो वायर गर्म हो रहा होता है, वो मैक्सिममली नाइक्रोम का होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसके पास हीट भी ज़्यादा स्टोर होती है। इन विच डायरेक्शन ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल ऑलवेज कम टू रेस्ट। एक मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड किया जाए तो वो किस डायरेक्शन में ठहरती है? ऑब्वियस सी चीज़ है, कौन से में? नॉर्थ साउथ में, है ना। ये हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मैग्नेट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ पे होता है मैग्नेट के अंदर? तो जहाँ पे उसके पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर बीच में, जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर जैसे ये एक मैग्नेट है तो इसमें N और S, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है पोल्स पे, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इनसे पोल से, थोड़ा बीच में भी कम होता है बाहर जाएंगे तो, और दूर जाते जाते दोनों मैग्नेट से दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा फोर्स। तो ये जो पोल्स हैं दोनों, उन दोनों पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ दीज नॉट
अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इसमें ऑब्वियस सी चीज़ है, निकल है, ये मेटल है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। वुड जो है ये आपकी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा। अगले सेकंड 12th क्वेश्चन है आपका, इट इज़ नाउ बिलीव दैट अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू। तो इसमें बोला गया है कि ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में जो चुंबक है, चुंबकीय प्रभाव है, यानी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है, ऐसा हम मानते हैं ना। तो उसका रीज़न क्या है ये बोल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये नहीं है 4 डायरेक्शंस, अर्थ की जो 4 डायरेक्शंस हैं ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आएगा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। क्योंकि जब रोटेट होता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है अर्थ के अंदर वो रोटेट होता है, एडी करंट्स, कुछ करंट्स जनरेट होती हैं उसके अंदर, जब वो रोटेट होता है तो उन करंट्स के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। आगे आता है 13 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ए बार मैग्नेट वेयर द मैग्नेटाइजेशन इज 0। एक मैग्नेट के अंदर कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है, तो वो कौन होगा, सेंटर पॉइंट होगा इसका। कौन सा होगा, बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय, किसी भी चीज़ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो जैसे कोई भी मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिज्म कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो होता है हीटिंग या उसको बीट करने पे। ऐसा हम पढ़ते हैं कि किसी मैग्नेट को अगर रफली हैंडल करेंगे, रफली हैंडल करेंगे मतलब या तो उसको गर्म करें या फिर उसको या हीट करें या फिर उसको बीट करें हैमर से, तो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये आएगा। आगे आएगा एन आयरन नेल इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ड्यू टू, तो एक जो आयरन की नेल है वो कौन से पोल के ऊपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी, तो हम इसमें पता है कि पोल दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, इनका किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने का जो काम है वो इनका सेम है, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे 15वें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों एक जितना ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन ये है फिजिक्स में, जो द कंपास इज मूव्ड फ्रॉम ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ साउदर्न, द मैग्नेटिक नीडल विल चेंज द डायरेक्शन। देखो एक कंपास नीडल है वो ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी अर्थ को इस तरीके से माना तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ से अगर इधर मूव किया जाए तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, देखो ये नीडल है, यहाँ से उठाई तो अभी भी नॉर्थ साउथ में रहनी है, अभी भी नॉर्थ साउथ में, यहाँ भी नॉर्थ साउथ में, तो यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज लिखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी से हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित कुमार रॉय है और आज हम क्लास 6 का प्रिंस ओलंपियाड का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले विच सेट ऑफ सब्सटेंसेज इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइबर्स बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सिल्क और केमिकल, हमें पता है कि ये एक फाइबर है, तो फाइबर बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो गलत है। और यैक हेयर और कैमल हेयर ये भी फाइबर बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फ्लैक्स एंड वूल ये भी फाइबर बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। हस्क एंड बोन्स में इनमें फाइबर बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, जो ये कहता है कि ये फाइबर बनाने के लिए यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल एसोसिएट द मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट्स जो होते हैं वो हिंदी में शहतूत के पौधे, वो रेशम कीट का पालन करते हैं, यानी इट इज़ सेरिकल्चर। एक्चुअली इट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि ये मलबरी प्लांट्स जो होते हैं इनका सेरिकल्चर से लेना देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है कि आयरन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बनता है। तो देखें, आयरन प्लस O2,
तो आयरन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो मॉइस्चर के फॉर्म में रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें जो चीज़ मिलती है वो होती है Fe2O3, और इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो हमारे पास में ये ऑप्शन आता है 4Fe + 3O2 विल गिव यू 2Fe2O3, और इसके साथ ही यहाँ पर मॉइस्चर जब प्रेजेंट होता है X अमाउंट में या N अमाउंट में तो वो इसके साथ में जुड़ जाता है, और ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं रस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो रस्ट का फॉर्मेशन करेगा, और आयरन के साथ में रस्ट जो बनती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है आयरन के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। वैसे भी आप देखें आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो इसमें सल्फर या पोटेशियम या निकल ये सारे अलग अलग एलिमेंट से कोई नया एलिमेंट अपने आप नहीं बनेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल की कटाई किस तरह का चेंज है। अगर फसल को काट दिया जाए तो वापस आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक इरिवर्सिबल सा चेंज है। तो अगर इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल चेंज है तो फसल की कटाई में सब्सटेंस जो है वो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी चेंज हो जाती है, या ऐसा कहें कि ये फिजिकल तो है ही और एक इरिवर्सिबल चेंज भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आंसर जो है वो 3 और 4 वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी फसल की कटाई जो है वो एक फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। हालांकि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं बट यहाँ पर ये इरिवर्सिबल सा चेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड मोस्ट। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो ये कहता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी अलग अलग होती है। तो हम इसके अंदर देखें तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो अगर हम बात करें सॉलिड की तो जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर बहुत कम नेग्लिजिबल स्पेस होता है, तो इसके अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेशन पॉसिबल है। हालांकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन है स्पंज का, लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टी देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबल है वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, मोस्ट कंप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है और स्पेस मैक्सिमम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं गैस हमारा सही आंसर है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following material falls in the category of pure substance। देखें ये भी एक कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। क्या है कि कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर में सिर्फ उनकी ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, यानी कि और कोई चीज़ मिक्स नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वुड के बारे में बात करें तो इसमें और भी इम्प्योरिटीज़ और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। आइस के अंदर भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, वाटर को फ्रीज करके बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। मरकरी एक एलिमेंट है, सिंपल एक एलिमेंट है Hg, और इसके अंदर और कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। और एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम ये कह सकते हैं कि एयर भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फाइनली एक सिंपल एलिमेंट जो कि प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में है वो है मरकरी, और तो और ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मरकरी हमारा सही आंसर है। अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स या उनके कैटेगरी में आने वाले चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें गोट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच और ईगल ये ऑप्शंस हैं। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द एवर फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है, वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करता है। तो अगर हम ओमनीवोरस की बात करें तो हमें सिंपली ये तो समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस होते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जिसमें सेकंड आ रहा है
ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग के साथ में और कौन सी चीज़ है जो ओमनीवोरस होती है। तो ईगल के बारे में हमें पता है कि वो वेजिटेबल्स को कंज्यूम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहले और दूसरे में से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गोट और कॉकरोच के बीच में ये आ जाता है कि गोट ओमनीवोरस नहीं है, कॉकरोच ओमनीवोरस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया, ह्यूमन बीइंग एंड कॉकरोच। तो इसका मतलब ये हो गया सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा आंसर आ गया। तो 23 का 3 आंसर आ गया, जो हमें कहता है कि ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस होते हैं। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हनी बीज जो होते हैं, मधुमक्खियाँ, वो मुख्य रूप से अपना शहद यानी दे मेक हनी मेनली फ्रॉम देयर नेक्टर। तो ये हम कह सकते हैं कि सीधा आंसर है इसका, और ये होगा कि मधुमक्खियाँ जो है अपने नेक्टर से अपना शहद बनाती हैं, यानी दे मेक देयर हनी फ्रॉम नेक्टर। सेकेंड 25th नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि रूट्स फ्रॉम द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट इज। एडिबल पार्ट जो है वो रूट्स होने चाहिए। कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनका एडिबल पार्ट रूट्स होता है? तो इनके अंदर आप देखें तो रेडिश एडिबल प्लांट जो है, रेडिश के अंदर, कैरेट के अंदर, टर्निप के अंदर, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं इनके रूट्स जो हैं वो एडिबल पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इनके अंदर में एडिबल पार्ट खाने का कैरेट के अंदर भी होता है रूट के, और रेडिश के अंदर भी होता है रूट, और टर्निप के अंदर भी होता है रूट। तो इसीलिए ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड इज, यानी बनाना प्लांट के, केले के पौधे के कौन से हिस्से को खाना बनाने में यूज में नहीं लेते हैं? तो अब देखें, केले के पत्तों का जो खाना बनता है, सब्जी बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट तो हम कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके स्टेम का भी हम ध्यान रखें। इसके स्टेम के अंदर जो तना होता है, इसके स्टेम से हम कुछ चीज़ें जो है सब्जी वगैरह या बना सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फ्लावर की भी सब्जी बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बनाना पार्ट का जो रूट है वो खाने के किसी भी हिस्से में यूज़ में नहीं लिया जा सकता। इधर हम उसे बनाएं या ना बनाएं, पर हम उसको खा नहीं सकते। तो रूट जो है हमारा सही आंसर हो सकता है। फिर फाइनली हम 27 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीरियल्स। तो अनाज के रूप में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे को अनाज के रूप में नहीं मिलती। तो हम इसमें सिंपली ये कह सकते हैं कि पीस जो है, मटर जो होते हैं, वो अनाज के रूप में यूज में नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इन सारे ऑप्शंस में ये, क्योंकि बाकी आप देखें तो सीधा सीधा ऑप्शन है बार्ली, जौ, ये तो अनाज ही है, मक्का, मेज़ या फिर राइस, चावल, ये सब अनाज है। तो इनके अंदर सिंपली एक ही ऑप्शन बचता है, तीन ऑप्शंस को हटाने के बाद, वो है पीस यानी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा बायोलॉजी बेस्ड है, और ये कहता है व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ स्कल नेम्ड एज। तो स्कल जो होता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, तो उसके अंदर में जो अपर पार्ट है उसका नाम क्या है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपर पार्ट स्कल का क्या होता है, यानी खोपड़ी जो है उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो दिमाग तो नहीं कहते, तो ब्रेन तो नहीं हो सकता। कार्टिलेज आपको पता है, कार्टिलेज और चीज़ें जो हैं वो मसल्स में पाई जाती, तो इनका मतलब ये हो गया कि ये कार्टिलेज भी आंसर नहीं होगा। अब हम कहेंगे कि क्रेनियम या स्टर्नियम दोनों एक जैसे से नाम लग रहे हैं, बट मेमोरी बेस्ड अगर चीज़ आपको याद हो तो आप कह सकते हैं इट इज़ क्रेनियम। सो व्हाट इज़ द अपर पार्ट ऑफ स्कल नेम्ड एज? द अपर पार्ट कैन बी नेम्ड एज क्रेनियम। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमें याद होता है हमारे के लिए जो बॉडी में सबसे बड़ा बोन है वो है फीमर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फीमर जो है वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। तो ये दोनों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, वो भी एक तरह से बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, और ये कहता है कि विच पेयर विल फिट फॉर द पेक्टोरल गर्डल स्ट्रक्चर। पेक्टोरल गर्डल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे शोल्डर ब्लेड्स को जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेक्टोरल
गर्डल स्ट्रक्चर है, अगर आपको पता हो सीधा कि ये शोल्डर ब्लेड्स को जोड़ता है, तो जहाँ शोल्डर ब्लेड्स आएंगे वहाँ हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर कॉलर बोन्स होते हैं, तो हम इनको कॉलर बोन्स और शोल्डर ब्लेड्स के रूप में बता सकते हैं। यानी जो हमारे पास पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर है वो शोल्डर ब्लेड्स और कॉलर बोन्स पर आता है। नेक्स्ट, वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस और दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर के प्योरीफिकेशन के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस ले सकते हैं। तो हम देखें तो वाटर के प्योरीफिकेशन में सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ नीचे डिपॉजिट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ डिपॉजिट होकर सेडिमेंट हो रही है तो वो इम्प्योरिटी होगी और बाकी चीज़ों को हम हटा सकते हैं, यानी कि हम वाटर का प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। क्लोरीनेशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में चीज़ को लेते हैं और वाटर की इम्प्योरिटी हटाते हैं, यानी कि ये यूज़ होता है रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इम्प्योरिटी। तो अगर हम इसके अंदर से इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब छानना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ सेडिमेंट हुई है, नीचे जाकर जमा हुई है, उससे जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर ऊपर से हम डिकेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, डिकेंटेशन तीनों ही ऑप्शन आ गए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस और दीज ऑप्शंस आर ऑल करेक्ट, देन ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 नंबर, व्हाट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन कॉर्ड। तो अगर हम फिल्ट्रेशन की ओर देखें तो छानने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से फिल्ट्रेशन करते हो तो आप ये देखो कि फिल्ट्रेशन के अंदर जो चीज़ आपको पता लगेगी वो ये कि किसी भी सॉल्युबल कंपोनेंट के बाद जो चीज़ फिल्टर आउट होकर आ जाती है, यानी फिल्टर पेपर पे जो चीज़ जमा होती है, हम उस चीज़ को तो बोलते हैं फिल्ट्रेट, यानी जो ऊपर ऊपर चीज़ रह गई। लेकिन इनसॉल्युबल पार्ट जो पूछ रहा है, जो फिल्टर पेपर पे बच जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि बचा हुआ हिस्सा है, जैसे प्रिसिपिटेट होता है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो वो चीज़ जो इनसॉल्युबल होती है वो रेजिड्यू कही जाती है। तो इनसॉल्युबल रेजिड्यू होती है। अगर वो सॉल्यूशन के अंदर है, यानी कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, तब तो वो इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनेगा, पर वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है कि इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट विल बी द रेजिड्यू। लास्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोयाबीन ऑयल है ये सीड्स से बनता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि सोयाबीन ऑयल जो होती है वो सीड्स से बनाई जाती है। तो आई होप आपने अच्छा किया हो और थैंक यू। Good morning everyone. Today we'll discuss biology section of class 6th. Question number 34. Which of the following is an aquatic insectivorous plant? Utricularia is aquatic insectivorous plant. Now let's see question number 35. During photosynthesis, the solar energy is trapped by. Solar energy trap कौन करता है photosynthesis के दौरान? The answer is chlorophyll. Question number 36. Plant with fibrous roots have what type of venation? The correct answer is second. The plants have parallel type of venation in the leaves. Question number 37. The release of energy from the food is called. It is called cellular respiration. Question number 38. Which part of the body insect used to breathe? The correct answer is spiracles. Question number 39. Plants that grow in desert region are called as xerophytes. Xerophytes are the plant which grow in desert or xerophytic conditions. Question number 40. Which one of the following is not a terrestrial habitat? The correct answer is ocean. Terrestrial means land, presence of land. Now let's see question number 41. Which are abiotic component among the given below? Wind speed, it is abiotic. Rainfall, abiotic. Plants, these are biotic. Animals are also biotic. Therefore the correct answer will be first. Question number 42. Read the given statement carefully and choose the correct options. First one, autotrophs are consumers and heterotrophs. No, autotrophs are not consumers. Second point, autotrophs are producers and heterotrophs are consumers. Yes, this is
correct option. Autotrophs, third point, autotrophs make their own food and heterotrophs cannot make their own food. It is also correct. Option number 4, autotrophs cannot make their own food. No, this statement is wrong. Therefore, the correct answer will be third one. Question number 43, choose the odd one out. Pines, dolphins, whales and seaweeds. Whales, seaweeds and dolphins, these three are aquatic, whereas pines are terrestrial. Therefore, the first will be the correct answer. Now let's see question number 44. Dash are known as the protective food. Protective food are vitamins and minerals. Now let's see question number 45. What amount of protein is essential for children's every day? The correct answer is 20 to 35 gram. Question number 46. Which disease is caused by the deficiency of energy and protein? The correct answer will be marasmus. Marasmus is the disease in which both deficiency of energy and proteins are present. Question number 47. What should be given in the daily diet to scurvy patient? Scurvy happens due to the lack of vitamin C. Therefore, we give vitamin C rich content lemon. Answer. Question number 48. Which vitamin helps in formation of red blood cells? RBC formation के अंदर B12 help करता है, इसीलिए इसका आंसर फोर्थ. Question number 49. Iron is an example of mineral. Now let's see the question number 50. What is the cellulose called as? Cellulose is called as roughage. Thank you. That's all for biology section.